सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। आज हम लोग इरिगेशन के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए धमाकेदार सवालों के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर ए गिवन क्रॉप्स इज मैक्सिमम। इरिगेशन वाटर की जो ड्यूटी है वो हमारे क्रॉप के लिए मैक्सिमम कहाँ होगी? ऑप्शन है हमारा ऑन द फील्ड, एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल, एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, नन ऑफ दिस। हम जानते हैं कि क्रॉप्स के लिए जो हमारी ड्यूटी होती है वो फील्ड पे, हमारी फील्ड पे सबसे ज़्यादा होती है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ क्रॉप रिप्रेजेंट द। तो हमारा जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है क्रॉप के लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ऑप्शन और भी हैं, देख लीजिए, कैपिलरी वाटर, फील्ड कैपेसिटी वाटर एंड वाटर ऑफ एडिशन। हाइग्रोस्कोपिक इज द राइट आंसर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता क्या है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम ऐसे लिखें, द वाटर कंटेंट portion of field capacity which is non available for plants growth is unavailable moisture or hygroscopic वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है फील्ड कैपेसिटी का जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो हमारे वाटर एप्लीकेशन की जो एफिशिएंसी वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? ऑप्शन है क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइप ऑफ द सॉइल, मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कन्वेंस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती क्या है। तो ये रेशियो होता है, ऐसे लिखे, रेशियो ऑफ वाटर स्टोर इनटू द रूट जोन of the plants, या इसको हम लोग बोले क्रॉप्स मीन्स फसल, प्लांट्स टू द क्वांटिटी of water actually delivered into the field। तो हमारा रेशियो होता है कि क्रॉप्स का जो रूट जोन है उसमें कितना वाटर स्टोर हुआ और कितना वाटर हमने डिलीवर्ड किया फील्ड में। ठीक है ना, ये हमारा रेशियो होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले में, वेट ऑफ स्टोर अपॉन वाटर ऑफ फील्ड इनटू 100। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है कि वाटर ऑफ स्टोर अपॉन वाटर ऑफ फील्ड इनटू 100। ये हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। सो डी इज़ द राइट आंसर।
क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी करेगा, सॉइल किस टाइप की उस पर भी करेगा, और मेथड ऑफ एप्लीकेशन पे भी करेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो अब इसमें हम पहले देख लेते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस होती क्या है। तो ये भी एक प्रकार का रेशियो है। द रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड into the field from the outlet point to the channel to the water entering into the channel at its starting point ओके। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ फील्ड अपॉन वेट ऑफ आर इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कितना हमने आउटलेट से फील्ड में डिलीवर्ड किया वाटर, इसका रेशियो है। क्या रेशियो है कि कितना हमने वाटर डिलीवर्ड किया फील्ड में, कहाँ से, चैनल से। ठीक है ना, कितना चैनल में एंटर हो रहा है। ठीक है, कितना वाटर एंटर हो रहा है चैनल में। ठीक है, तो वो होता है एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द कन्वेंस सिस्टम, नेचर ऑफ द बाउंड्री कन्वेंस सिस्टम, मेथड ऑफ एप्लीकेशन वाटर। सो ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, सो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ। अब हमारी जो इरिगेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो किस चीज़ का फंक्शन होती है। पहला ऑप्शन है क्रॉप ओनली, सॉइल, क्रॉप एंड क्लाइमेट, सॉइल, क्रॉप, क्लाइमेट एंड फर्टिलाइजर, सॉइल एंड क्लाइमेट। हम जानते हैं जो हमारी इरिगेशन फ्रिक्वेंसी होती है वो सॉइल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, किस टाइप के हमारी सॉइल उस पर डिपेंड करेगी। कौन सी फसल हम लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, और वहाँ का उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है इस पे भी डिपेंड करती है। मीन इन तीनों पे ही डिपेंड करती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप इज इक्वल टू। तो जो हमारा नेट इरिगेशन होता है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होता है वो हमारा कंजप्टिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस लीचिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट। तो हम जानते हैं कि इट टेक्स into consideration the losses ड्यू टू सीपेज ना। सीपेज की वजह से जितने लॉस होते हैं सबको ये कंसिडर करता है। तो आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। कि कंजम्पटिव यूज में से माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, कितना रेनफॉल हो रहा है और कितना हमारा लॉस हुआ, लीचिंग या फिर अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्रोइंग इरीगेटेड पैडी द आइडियल वाटर एप्लीकेशन मेथड। तो पैडी क्या होती है। पैडी मीन्स, पैडी होता है हमारा धान। ठीक है, धान को इंग्लिश में पैडी बोलते हैं। तो अब धान के लिए हमें कौन सा हमारा होता है, तो बताइए। फ्यूरो इरीगेशन, चेक बेसिन मेथड, बॉर्डर मेथड और स्प्रिंकलर मेथड। तो हमारा धान के लिए जो हमारा बेस्ट मेथड होता है वो होता है चेक बेसिन मेथड। ठीक है, चेक बेसिन मेथड इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरीगेशन डू नॉट यूज ओपन डिचेस फॉर वाटर डिलीवरी। ठीक है, कौन सा फॉलोइंग मेथड है इरीगेशन का जो हमारे ओपन डिचेस के लिए वाटर को डिलीवरी के लिए नहीं है, यूज़ होता है। सब इरीगेशन, ट्रिकल इरीगेशन, फ्यूरो इरीगेशन एंड चेक इरीगेशन। तो हम जानते हैं कि जो ओपन डिचेस होती हैं, ओपन डिच होती है, वहाँ के लिए हमारा ट्रिकल इरीगेशन जो होता है वो यूज़ नहीं करते हैं। ट्रिकल इरीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ड्रिप इरीगेशन भी बोलते हैं।
और ड्रिप इरिगेशन होता क्या है कि पेड़ों के रूट जोन पे, मतलब पेड़ों की जो भी हमें फसल होती है उसके रूट पे, मतलब कि उसके जड़ों पे हम लोग सीधा ड्रिप नोजल लगा के उसमें हम पानी सप्लाई करते हैं, तो वो हमारा ड्रिप इरिगेशन होता है। इसको ऐसे लिखे कि water is directly applied in the root zone of the plants using ड्रिप नोजल की हेल्प से, ठीक है, ड्रिप नोजल की हेल्प से हम लोग प्लांट के रूट जोन में वाटर को डायरेक्टली अप्लाइड करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन। ओके, इसी को हम लोग ट्रिकल इरिगेशन बोलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज, अब आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन है द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द डिजाइन वैल्यू, ठीक है, ये नहीं होगा। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज आउट ऑफ एन आउटलेट टू द डिस्चार्ज इन द पेरेंट चैनल, ये भी नहीं होगा। द ड्यूटी बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द आउटलेट, तो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर होता क्या? तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स के हेड ना, वाटर कोर्स इज called the outlet discharge factor, ठीक है। तो वाटर कोर्स के हेड पे जो हमें ड्यूटी होती है उसी को हम लोग आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोलते हैं। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है given that the base period is 100 days and duty of the canal is 1000 hectares per cubic, the depth of the water will be, अब हमको डेप्थ पूछिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा होता है इक्वल टू 864 इंटू बी अपॉन डी होता है। बी क्या है? बी है हमारा बेस फ्लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बी इक्वल टू बेस फ्लो है, ठीक है। डी क्या है? डी है हमारा ड्यूटी, और डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारा डेल्टा है, ठीक है। तो चलिए हमें क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, हमें निकालना क्या है? डेप्थ निकालनी है, ठीक है ना। डेल्टा इज, इसी को हम लोग डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? 864, बी की वैल्यू कितनी है? बेस पीरियड है हमारा 100 दिन का, 100 डेज अपॉन ड्यूटी हमें कितनी दे रखी? ड्यूटी ऑफ द कैनाल इज 1000, ठीक है। हमको डेल्टा ही निकालना है। अब डेल्टा की वैल्यू हमको, डेल्टा मीन्स डेप्थ निकालनी है। अब यहाँ से हम कट्टम किट्टा कर लो तो आंसर आएगा 100 गए, तो ये आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन देखिए, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डेल्टा फॉर अ क्रॉप हैविंग अ बेस पीरियड 120 डेज इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूटी? अब हमसे ड्यूटी पूछा, तो आप लोग ने जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। इसको आप लोग एक बार अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सेम फॉर्मूला लगेगा 864 इंटू बी अपॉन डी। 864 जो होता है हमारा सेंटीमीटर में होता है, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, बेस पीरियड कितना? 120 डेज का है, और हमें डेल्टा दे रखा है, हमें ड्यूटी निकालना है, ठीक है ना। तो डेल्टा हमें गिवन है 70, तो डेल्टा नीचे आ जाएगा, इस यहाँ पे हमारा डेल्टा आ जाएगा और इस जगह पे हमारा ड्यूटी आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे ये हमारा आएगा 1481 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सो हमारा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। अब फ्यूरो मेथड होता क्या? तो देख लीजिए, होता क्या है, जैसे हमारे मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है, इस एरिया में हमने यहाँ पे फसल उगाई, ये हमने अपने यहाँ पे फसल लगा दी। अब यहाँ क्या करते हैं, इसके बगल में हम लोग
एक नाली जैसा, ड्रेन जैसा बना देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पानी भर देते हैं, फिर यहाँ फसल लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ड्रेन बना देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग फसल लगा देते हैं। तो इसी इरिगेशन मेथड को हम लोग फ्यूरो मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूरो मेथड होता है। और ये हम किस क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं? ये हम लोग पोटैटो, मतलब कि आलू, पोटैटो, क्योंकि आलू को हम लोग ऐसे ही उगाते हैं, ठीक है। सो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड। अब कौन सा इसमें सुटेबल मेथड है इरिगेशन का, जहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है और विंड जो है स्ट्रांग होती है? तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है फ्यूरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, कॉन्टूर फार्मिंग। तो हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि हम लोग फसल के डायरेक्ट रूट जोन में पानी को पहुंचा देते हैं। अगर हम लोग पानी बाहर रखेंगे तो हमने देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एरिया जो है मौसम एरिया रेनफॉल यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है ना, लो रेनफॉल है और स्ट्रॉन्ग विंड है। तो इससे क्या होगा, पानी अगर हम डायरेक्ट सॉइल में डालेंगे तो सॉइल क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो स्ट्रॉन्ग विंड होगी वो क्या करेगी, पानी को इवोपरेट करा देगी। तो उससे हमारा पानी का काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इस मेथड में हम लोग ऐसे सिचुएशन में हम लोग ड्रिप इरीगेशन का यूज़ करते हैं कि वाटर को डायरेक्ट उसके रूट में लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following data were recorded from an irrigated field. Field capacity हमको दे रखी है 20% की, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है 10%, परमिसिबल डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है 50%, ड्राई यूनिट वेट सॉइल का हमको दे रखा है, इफेक्टिव रेनफॉल भी दे रखा है। अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस डाटा एंड नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल विल बी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं readily available moisture, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, परमिसिबल डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। ये हमें 50% दे रखा है। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.5 लिख सकते हैं। अब फील्ड कैपेसिटी कितनी है, 20%। तो 20 में से हम परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट को घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो 20 - 10, ये सॉल्व करने पे हमको वैल्यू निकल के आएगी, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी निकल के आएगी 5%, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमको डिफिशेंसी निकालनी है। डिफिशेंसी ड्यू टू द फॉल ऑफ मॉइस्चर। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। अब गामा डी की वैल्यू क्या है, ड्राई यूनिट वेट हमको दे रखा है 1500, गामा डब्ल्यू हम लोग कितना लेकर चलते हैं 1000, ठीक है, 1000 हम लोग लेकर चलते हैं गामा डब्ल्यू। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कितना निकाला है 5% का। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो 5% को हम लोग 5/100 कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आएगा 75 mm। इसको आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब इसके वजह 75 हमारा निकल गया है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इफेक्टिव रेनफॉल हमको 25 mm दे रखा है। तो 25 mm की जो इफेक्टिव रेनफॉल है उसमें हम क्या करेंगे, 75 mm में से माइनस कर देंगे इफेक्टिव रेनफॉल। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी मॉइस्चर के फॉल होने से जो डेफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है। तो ये आएगी 75 - 25 = 50 mm। सो ऑप्शन में देखिए कहीं है, यहाँ सी इज़ द, जो हमारा सी होगा, सी इज़ द राइट आंसर 50 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओहो कहाँ चले गए, हाँ, द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR of irrigated water used to express relative activity of sodium ions in exchange reaction with soil is defined as। तो हमसे सार सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को पूछा है, ठीक है। क्या होता है, सार इक्वल टू होता है Na प्लस अपॉन
Ca++ प्लस मैग्नीशियम प्लस बटे 2 की पावर 1/2। ऑप्शन में देखिए कहाँ Na प्लस Ca++ Mg प्लस अपॉन 2 की पावर 1/2। सो इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, सारे का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉइल इज 10% इफ द कंसेप्टिव यूज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप इज 90 mm। 90 mm का हमको दे रखा है कंसेप्टिव यूज। ठीक है, देन द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू द फील्ड। अब हम जानते हैं कि जो हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है DI माइनस CU अपॉन DI इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट हमको कितना दे रखा है, हमको ये दे रखा है 10। DI क्या है हमारा, DI हमारा डेप्थ। ठीक है ना, टोटल इरिगेशन वाटर डेप्थ है। और CU क्या है, कंजम्पटिव यूज है। तो DI हमको निकालना है माइनस CU कितना है 90 दे रखा है अपॉन फिर DI इंटू 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पे DI की वैल्यू जो आएगी वो 100 mm आएगी। ठीक है, इसको पूरे कैलकुलेशन को आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैनाल विच इज़ नॉट सपोज टू डू एनी इरीगेशन इज कॉल्ड। ठीक है, मेन कैनाल, वाटर कोर्स, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मेन कैनाल होता है, मेन कैनाल क्या करता है, कभी भी इरिगेशन नहीं करता है। ठीक है, मेन कैनाल अपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर कोर्स में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर में या फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटर में। कभी भी मेन कैनाल का जो पानी होता है वो डायरेक्ट इरिगेशन में यूज़ नहीं करता है। ठीक है, सो मेन कैनाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कैनाल विच कैन इरीगेट ओनली ऑन वन साइड इज अ वाटर साइड कैनाल, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, नन ऑफ द दिस। तो हम जानते हैं कि जो कैनाल होता है जो इरीगेट करता है एक ही साइड में, वो कौन सा होता है, कंटूर कैनाल को। बिकॉज लिख देता हूँ, बिकॉज द एरिया ऑन द अदर साइड का जो एरिया होता है वो हायर होता है, ऑन द अदर साइड इज हायर। अदर साइड का जो एरिया होता है वो हायर होता है, इसलिए जो एक ही तरफ वो इरीगेट करता है ये होता है कंटूर कैनाल। सो बी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम साइज, एक सेकेंड, द मिनिमम साइज ऑफ सेडिमेंट दैट एनी रिमेन स्टेबल इन एन एलुवियल चैनल। जो सेडिमेंट का मिनिमम साइज है, ठीक है ना, मिनिमम साइज की बात होती है, रिमेन स्टेबल इन एलुवियल चैनल में, कैरिंग डिस्चार्ज इंटेंसिटी क्यू। तो जो डिस्चार्ज की इंटेंसिटी वो क्यू है, विद हाइड्रोलिक रेडियस आर एंड बॉटम स्लोप एस। तो हम जानते हैं कि फॉर स्टेबिलिटी में क्या होता है, टॉ नॉट जो होता है वो हमारा लेस देन इक्वल टू होता है टॉ सी। ठीक है ना, जैसा कि हमको पता है कि जो आर एस होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है डी अपॉन 11। सो डी ग्रेटर देन होता है 11 आर एस के। ठीक है ना, ये हमें पता है। सो हमारे क्या ऑप्शन हो जाएगा, 11 आर एस। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वेटेड पेरीमीटर पी ऑफ अ स्टेबल चैनल इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो हमारा वेटेड पेरीमीटर होता है पी, क्या होता है इसका फॉर्मूला 4.75 अंडर रूट क्यू। ये हमारा वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो जो हमारा ऑप्शन होगा एक सेकेंड, तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन के आता है वो हो जाएगा अंडर रूट क्यू। एक सेकेंड रुकिएगा।
पेन रुक गया है, 1 सेकंड वेट कर लीजिएगा। हाँ, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या था उस क्वेश्चन का। सो ऑप्शन होगा हमारा P इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू होता है। सो अंडर रूट क्यू कहाँ पे है, क्यू की पावर 1/2। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेसीज रिजाइम थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू एच एनालिस। तो लेसी की जो रिजाइम थ्योरी है वो हमारी एप्लीकेबल नहीं होती। लेसी ने 3 तरीके की रिजाइम थ्योरी दी थी। पहली दी थी, फर्स्ट है इनिशियल रिजाइम, सेकंड दिया था ट्रू रिजाइम, एंड थर्ड वन इज फाइनल रिजाइम। ओके, तो अब कौन सा एप्लीकेबल नहीं है चैनल के लिए, वो होती है इनिशियल रिजाइम इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक डेप्थ इज द रेशियो ऑफ, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक डेप्थ क्या इसका रेशियो होता है। ऑप्शन है वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया टू टॉप विथ, वेटेड एरिया टू बॉटम विथ, वेटेड पेरीमीटर टू टॉप विथ। तो हाइड्रोलिक डेप्थ का जो रेशियो होता है वो होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप विथ, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let's assume that the silt is kept in suspension because of normal components of it is generated from bed only, sides only and whole perimeter and none of the above। तो लेसी ने जो हमें बताया था, लेसी सेड कि जो हमारे सिल्ट जो होती है वो सस्पेंशन में होती है। तो उसको ऐसे लिखें, लेसी सेड टू सिल्ट is kept in suspension due to form of vertical eddies ना। जो हमें वर्टिकल एडीज फॉर्म होती है उसकी वजह से जो हमारा सिल्ट होता है वो सस्पेंशन में होता है। और वर्टिकल एडीज जनरेट कहाँ होती है, सो वर्टिकल एडीज these are generated from bed and sides। जो हमारे कैनाल का बेड होता है वहाँ से, और जो कैनाल की साइड्स होती है वहाँ से हमारी ये एडीज वर्टिकल जो एडीज होती है वो हमारी जनरेट होती है। ओके, सो ऑप्शन होगा जो हमारा होल पेरीमीटर। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजाइम चैनल हैज़ अ डिस्चार्ज ऑफ क्यू की वैल्यू में दे रखी है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इट विल हैव ए पेरीमीटर ऑफ, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। जैसा कि अभी लास्ट उसमें हमने देखा कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4.75 अंडर रूट क्यू। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला क्यू की वैल्यू पुट करिए और यहाँ से निकाल के दीजिए 47.5 मीटर। ओके, सो ऑप्शन देखिए 47.5, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.16 mm। ठीक है ना, लेसी सिल्ट फैक्टर इज लाइकली टू। अब लेसी सिल्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, लेसी सिल्ट फैक्टर निकालने के लिए हमें लेसी ने एक फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला दिया 1.76 अंडर रूट डी। अब 1.76 डी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी, 0.16। अब यहाँ से 1.76 और मल्टीप्लाई करिए 0.4, ये निकल के आएगा हमारा 0.704। ओके, सो ऑप्शन इज देखिए 0.30 नहीं, 0.45, 0.70। यस, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलें। इफ़ द डिस्चार्ज ऑफ अ रिवर इज 3 क्यूबिक पर मीटर विथ, हमें विथ क्या है, डिस्चार्ज है 3 मीटर। ठीक है, 3 क्यूबिक पर मीटर।
और विथ एंड सिल्ट फैक्टर इज 1.2। तो लेसी स्कोर डेप्थ पूछा है। ओके, तो लेसी ने हमें इसका भी फॉर्मूला दिया। लेसी ने हमें कई सारे फॉर्मूले दिए हैं, तो अब हमें सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। लेसी स्कोर डेप्थ, लेसी स्कोर डेप्थ इक्वल टू होता है 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ की पावर 1/3। ये हमें फॉर्मूला दिया, सिंपल है। 1.35 क्यू की जगह हम सीधे इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेटर से, ये निकल के आएगा कुछ 2.64 मीटर। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लैंड एल्यूवियल कैनाल इज बेस्ट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना। तो जो हमारा लैंड एल्यूवियल कैनाल है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? लेसी फॉर्मूला, कैनेडीज फॉर्मूला, मैनिंग्स फॉर्मूला या कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हम लैंड एल्यूवियल कैनाल के बेस्ट डिज़ाइन के लिए हम लोग मैनिंग्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होता है, v = 1/n i की पावर 2/3 s की पावर 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोरेटिकली द बेस्ट क्रॉस सेक्शन फॉर ए लैंड कैनाल, लैंड कैनाल का कौन सा क्रॉस सेक्शन बेस्ट होता है? सेमी सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, नन ऑफ दिस। तो जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है वो हमारा बेस्ट होता है लैंड कैनाल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन लेसी डिजाइन थ्योरी द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है QF² / 140 की पावर 1/6। ओके, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो हमारा v किसके प्रोपोर्शनल है? QF² की पावर 1/6। तो ऑप्शन देखिए, QF² नहीं है, Q/F², QF² की पावर 1/6। सो सी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल विद अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। तो हमें डेप्थ दे रखी है, ठीक है ना। सो हमें डेप्थ दे रखी है, तो y = 1 मीटर। कैलकुलेट बाय कैनेडीज थ्योरी विद द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज 1.2 हमें दे रखा है। तो हमें m = 1.2 दे रखा है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.55 m y की पावर 0.64। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। m है हमारा 1.2, y कितना है 1 की पावर 0.64, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी जो है वो 0.66 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। सो इस प्रकार आज हम लोग ने अपने 30 क्वेश्चन इरिगेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। सो गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो जय हिंद।